हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे इस लॉकडाउन में। तो इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बाधित हुआ है तो वह है आपको एजुकेशन, क्योंकि इस एजुकेशन के प्रति सरकार की जो नीति है वह आपको उदासीन है। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तो मेरा यह प्रयास है कि अगर आप 11th की तैयारी करते हैं या 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। तो इसी कड़ी में आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको जीएसटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये काफी चर्चित शब्द है जीएसटी, और आप लोगों के भी मन में इच्छा होगी कि जीएसटी आखिरकार क्या है, इसको हम जानें। जीएसटी को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है इसे समझने में कि आखिरकार ये जीएसटी में जो दरें हैं वो क्या होती है, इसके अलावा जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे तथ्यों को लेकर लोगों में हमेशा मतभेद बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जीएसटी के बारे में हम सरल भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जीएसटी जो है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर, जो कि आपको एकीकृत कर व्यवस्था है। यानी आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी कर सुधार जो हुई थी वो आपको 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद हुई थी। तो ये जो जीएसटी है, जीएसटी के लागू होने से पहले हमें सरकार को 2 प्रकार का कर का वहन करना पड़ता था, अर्थात हम 2 प्रकार के कर सरकार को देते थे। एक जो होता था आपको डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, जो कि आपको किसी व्यक्ति से डायरेक्ट लिया जाता था, यानी कि व्यक्ति विशेष से उसकी क्या की जाती थी, उगाही की जाती थी। वहीं एक जो होता था इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो सरकार को उस पर क्या होती है, टैक्स जाती है। इसके अलावा आपको क्या होता है कि हम कोई सेवा देते हैं या सेवा लेते हैं, उसके बदले में भी सरकार हमसे क्या होती थी, टैक्स लेती थी। ठीक है, तो ऐसे कर हो गए आपको अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार हमसे लेती है कर, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो जीएसटी को लागू होने से पहले क्या था कि हमारे भारत में आम जनता जो था वो लगभग 17 प्रकार के कर देते थे। तो सारे कर को एक जगह क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया, और उसी का नाम दिया गया आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आखिरकार है क्या। तो इस टैक्स से पहले हमें 2 प्रकार के टैक्स देने होते थे, एक आपको डायरेक्ट टैक्स और एक जो देने पड़ते थे इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसे टैक्स है जिसका नाम आपको जान लेना ज्यादा जरूरी है, जैसे इनकम टैक्स मतलब आयकर कर हुआ। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम कर हो गया, प्रॉपर्टी कर टैक्स यानी कि संपत्ति कर हो गया, गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर हो गया, वेल्थ टैक्स यानी कि स्वास्थ्य कर हो गया, आपको इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर। तो ये सब ऐसे टैक्स है, ठीक है, जो कि आपको प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में आपको एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसके अलावा सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया। तो वैट ज्यादा लोकप्रिय था, ठीक है, यानी कि ज्यादा लोग चर्चित नाम है ये वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं वो, ठीक है, यानी मूल्य वर्धित कर। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, यह जीएसटी के लागू होने से क्या था कि पहले था। तो अब यहां से एक प्रश्न आएगा कि जीएसटी के श्रेणी में आपको किसे रखा जाता है, हमें जीएसटी कब देना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले इसका एक क्राइटेरिया है, जैसे अगर आपका टर्नओवर सालाना अगर 20 लाख से अधिक है या 20 लाख तक है तो आपको क्या होगा कि जीएसटी देना पड़ेगा, अर्थात आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। यानी कि अगर आपका सालाना जो टर्नओवर है, या आप सीधे समझिए कि अगर आप सालाना 20 लाख का खरीदारी करते हैं तो आपको क्या होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला शर्त यह था। दूसरा शर्त यह था कि अगर आप ई बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, चाहे वो आप 10 रुपया की कीजिए तब या 20 रुपया की कीजिए तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान चलिए कि अगर हम फ्लिपकार्ट से अपना मोबाइल मंगाए तो इस पर भी हमें क्या होगा कि टैक्स देना होगा। क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, ऐसे चीज हो गई। इसके अलावा
तीसरा जो टर्म था कि आप किसी अन्य राज्य में जाकर कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर आपको भी क्या होगा कि टैक्स देना होगा। तो यह था आपको जीएसटी जो है ऐसे लोगों के लिए क्या था, लागू था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि ई कॉमर्स में अगर आप 5 रुपया के खरीदते फिर भी देना होगा। अगर आपका बिजनेस जो है 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर करता है या 20 लाख तक का टर्नओवर है या उतना का आप खरीदारी करते हैं तो आपको जीएसटी हर हाल में लगेगा। ठीक है, तो यह हो गया जीएसटी का दायरा। अब आइए कि हम जीएसटी के बारे में जानते हैं कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि कितने बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 से लेकर अब तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो आपको एक अप्रत्यक्ष कर है और इसका उद्देश्य है क्या, तो भारत को एक कर व्यवस्था में ढालना। ठीक है, और यह मूल्यवर्धित कर का क्या है, उदाहरण है। क्या है, मूल्यवर्धित कर का उदाहरण। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार के कर का उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर में यह मूल्यवर्धित कर है। ठीक है, अब भाई जीएसटी जो हमारे भारत में लागू हुआ था वो आपको 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो यहाँ पर हम आपके लिए सिर्फ इतने ही जानकारी को दे रहे हैं जो आपके क्या हो, बोर्ड यानी कि एग्जाम में पूछे जाए, अर्थात एग्जाम में इससे संबंधित एक भी प्रश्न न छूटे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और उस समय जो हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो आपको श्री अरुण जेटली थे। ठीक है, अब भाई अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जीएसटी में आपको जो टैक्स का स्लैब है वो आपको 4 प्रकार के हैं। देखिए, तो आपको जो सबसे कम टैक्स है वो 5% का है, सबसे अधिकतम जो है वो आपको 28% है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें टैक्स जो है कौन कौन है। तो एक है 5% वाला टैक्स, एक 12%, एक 18% और एक जो है 28%। ठीक है, लेकिन जीएसटी के दायरे से क्या है कि आपको पेट्रोल और शराब को क्या किया गया, बाहर रखा गया। इसके अलावा और भी चीज है लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों पूछा जाता है, यानी कि पेट्रोलियम और आपको शराब जो है जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, यानी कि शराब का रेट अलग एरिया में अलग होगा। जैसे मान चलिए बिहार में तो शराब बंदी है। ठीक है, मान चलिए उत्तर प्रदेश में आप शराब खरीद कर पिए, यहाँ कुछ रेट अलग होगा, दिल्ली में कुछ अलग होगा, महाराष्ट्र में कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये जो शराब है इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है कि पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोल का रेट देखते हुएगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है क्या, तो पेट्रोलियम और आपको शराब को जीएसटी से क्या किया गया, बाहर रखा गया। यानी कि इस पर क्या होगा, न 5% वाला कोई टैक्स लगेगा, न 12% वाला, न कोई 18% वाला, और न ही कोई क्या होगा कि 28% वाला टैक्स लगेगा। ठीक है, इतना चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब है कि जैसे पहले क्या होता था कि जीएसटी नहीं था, तो अगर हम कोई सेवा की खरीदारी करते थे उसका रेट जो होता था महाराष्ट्र में कुछ अलग होता था, गुजरात में कुछ अलग होता था, बिहार में कुछ अलग होता था। तो जहां पर टैक्स ज्यादा होता था वहां पर सामान क्या होता था, महंगा होता था। लेकिन ये जो जीएसटी अब लागू हो गई तो इससे क्या हो गया कि हमें एक फायदा यह मिला कि अब सभी जगहों पे जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य होगा वह आपको एक जैसा ही होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है यह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि जीएसटी यानी कि टाइप्स ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीएसटी जो है वो आपको 4 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको सीजीएसटी का। ठीक है, उसके बाद यस जीएसटी, इसके बाद है आपको आईजीएसटी और उसके बाद जो है यूटीजीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो सीजीएसटी है इसका मतलब क्या हुआ, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा आपको यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन ट्रीटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आइए इस सबको थोड़ा सा हम जानते थे। देखिए ये जो सीजीएसटी है यह आपको क्या होता है कि केंद्र सरकार को जाएगा, यानी कि सीजीएसटी वाला जो कर है किसको जाएगा, केंद्र सरकार को। एसजीएसटी वाला जो है वो आपको राज्य सरकार को जाएगा। अब है कि आईजीएसटी जिसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 269 के ए में है। तो यहाँ पर समझिए कि आईजीएसटी आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि भारत में 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और आपको 8 जो है यूनियन टेरिटरी है यानी कि संघ शासित प्रदेश है, और भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसी में ये क्या होता है कि सभी स्टेट आते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप गुजरात से कोई माल लेते थे, आपको बिहार लाना है तो गुजरात में भी टैक्स देना होता था। गुजरात आने के लिए आप मध्य प्रदेश आते, मध्य प्रदेश में भी टैक्स देना होता था। इसके अलावा आपको बिहार में भी टैक्स देना पड़ता था। तो इससे वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता था क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो ये इस आईजीएसटी में क्या होता है, जैसे मान चलिए कि किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ यानी उत्पादन जो हुआ वह मान के चलिए कि आपको तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। एक मिनट मान लीजिए कि किसी वस्तु का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है, तमिलनाडु में, और आप तमिलनाडु से खरीद कर क्या हुए,
कि आप किसी सामान को बिहार लाए, कहाँ लाए, बिहार लाए, तो यहाँ पर तो आपको क्या होगा कि CGST तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टेट जो है वो आपको इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि CGST जो है वो आपको क्या होगा कि देना पड़ेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि IGST किसको मिलेगा, तमिलनाडु को मिलेगा कि बिहार को, क्योंकि यहाँ पर यह विवाद हो गया, ठीक है। तो ऐसे में सरकार नियम लगाई कि देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिला, उस सरकार को वहां से लाभ हुआ। लेकिन ये जो IGST था यह मिलेगा आपको बिहार को, क्योंकि बिहार में अंतिम रूप से उस वस्तु और सेवा को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जैसे देखिए कि CGST यहाँ पर है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या हुआ कि किसी वस्तु को खरीदे, वहां पर CGST अगर 18% है, कितना है, 18% है, तो चलिए तो 9% जो है सरकार अपने पास रख लेगी, और IGST जो होगा वो आपको 9% वह किसे देगा, बिहार को देगा, ये नहीं कि तमिलनाडु को देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे कि ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें जो टैक्स अंतिम रूप से दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, तो जो कंज्यूमर स्टेट होता है, यानी कि जो उसका क्या करता है, उपभोग करता है, उसे दिया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर तमिलनाडु जो था वो क्या कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग किया, उत्पादन किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तमिलनाडु को फायदे हुए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, इसके अलावा यहाँ के सरकार को टैक्स मिला इससे अलग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि वह मैन्युफैक्चरिंग होकर बिहार आया, तो बिहार के लोग ही उसका अंतिम रूप से उपभोग करेगा, तो IGST जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, तो आपको बिहार के लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि IGST क्या है, ठीक है। और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 269 में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि IGST का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 269 के, यानी कि आर्टिकल 269 के ए में है, ठीक है। इसके बाद है UTGST। तो देखिए UTGST कहने का मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि संघ शासित प्रदेशों के लिए इसे क्या किया गया, बनाया गया। तो आप जानते होइएगा कि हमारे भारत में जो संघ शासित प्रदेश है वो कितने हैं, अभी 8 है क्या। तो ये जो संघ शासित प्रदेश है ये तो भारत के अंतर्गत ही है क्या। तो अगर मान चलिए कि यहाँ पर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर CGST वहां पर किसी वस्तु का अगर 18% है, तो क्या होगा कि 9% मान चलिए कि किसको जाएगा, तो UTGST का, जैसे हम दिल्ली में खरीदारी करेंगे जो संशासित प्रदेश है, तो वहां से केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लेगा CGST, और उस स्टेट को भी उसमें से क्या होगा कि बांटकर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं UTGST। तो मोटे तौर पर सीधे समझ लीजिए कि GST 4 प्रकार के होते हैं, एक CGST, एक SGST, और एक आपको IGST, और एक जो होता है UTGST। तो देखिए CGST केंद्र सरकार को जाएगा, SGST राज्य सरकार को जाएगा, ठीक है। IGST आपको जो अंतिम उपभोक्ता राज्य होगा उसे मिलेगा, और UTGST जो है संघ राज्य को जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे क्लियर रखेंगे। अब आइए अब हम बात करते हैं GST काउंसिल, यानी कि GST परिषद है, उस परिषद के बारे में जानेंगे। तो इस GST परिषद का गठन जो है वो आपको 12 सितंबर 2016 को किया गया था, और इस GST परिषद का जो उल्लेख है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में है, ठीक है। यानी कि IGST जो है 269 के ए में है, और आपको GST काउंसिल जो है वो आपको 279 के में है। तो GST ये जो काउंसिल है इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आपको GST के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों को समय समय पर क्या करना, बनाना। यानी कि GST के लिए जो कानून होंगे वो कानून कौन बनाते हैं, GST परिषद बनाते हैं, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपको 33 होते हैं। याद रखिएगा कि GST परिषद में सदस्य कितने होते हैं, 33 होते हैं, और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। लेकिन जब ये जो GST परिषद है इसमें जो सर्वाधिक अधिकार दिया गया है वह राज्य सरकार को दिया गया है। यानी कि इसमें जब मतदान होंगे, वोटिंग होंगे किसी मामले पर, तो उसमें क्या है कि 2/3 हिस्सा जो है वोट का वो किसे दिया गया है, राज्य का, और 1/3 हिस्सा जो है वो आपको केंद्र को दिया गया है। तो पूछा जाता है कि GST परिषद में केंद्र को कितने प्रतिशत मत का अधिकार दिया गया, 33%, जबकि राज्य का कितना है, तो आपको लगभग 66%। मतलब सीधे समझिए कि 1/3, यानी 100 को अगर मत पड़ता है तो 1/3 करने का 33 को मत जो होगा केंद्र का होगा, और आपको 66 मत जो होगा वो किसका होगा, तो राज्य का होगा। तो यहाँ से इस चीज को भी याद रखिएगा। अब आइए अब है कि GST से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं जो ज्यादा आपके लिए क्या हो, इंपोर्टेंट है, हम उसको यहाँ पर क्या किए, इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए क्या है आपका टॉपिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ GST महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए ऐसे चीजों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए GST सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, ठीक है। हमारा जो भारत है 161वां देश है GST लागू करने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि GST सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस में। और फ्रांस में कब लागू हुआ था, तो
1954 में। इस चीज को भी याद रखिएगा कि फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1954 में। ठीक है। अब है कि ये जो भारतीय जीएसटी मॉडल है वो आपको कनाडा के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि आप भी जानते हैं, पॉलिटी में पढ़े होइएगा कि हमारे भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रारूप लिया गया है वो आपको कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है। और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं कि 2 स्तरों पर सरकार का गठन करता है। ठीक है। तो यहाँ से ये जो कनाडा मॉडल है तो इसे लेने का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार भी जो हो जीएसटी का उगाही करे और राज्य सरकार को भी उसमें हिस्सेदारी मिले। ठीक है। तो हमारा जीएसटी किससे प्रेरित है? कनाडा से। ठीक है। जीएसटी बिल को 2014 में 122वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद में लाया गया था। इस चीज को याद रखिएगा कि जीएसटी बिल को संसद में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 122वां संविधान संशोधन द्वारा, और जबकि यह लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होइएगा कि 122वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया लेकिन लागू किया गया आपको 101वां संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए, तो संसद में तो बहुत बिल आता है लेकिन सब बिल तो पारित नहीं हो पाता है। सभी बिल पारित अगर हो भी गया जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति की उसे मंजूरी नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये जो जीएसटी है, ठीक है, वो आपको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जीएसटी लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 3 जुलाई 2016 को, और राज्यसभा में आपको 3 अगस्त को। ठीक है। यानी कि लोकसभा में जीएसटी कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में आपको 8 अगस्त 2016 को ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। और अंतिम रूप से राष्ट्रपति का जो इसे अनुमोदन मिला था वो आपको 8 सितंबर 2016 को। तो देखिए, अगर किसी विधेयक को, किसी बिल को अगर क्या होता है, पहले किसी बिल को, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो वह आपको विधेयक का रूप ले लेता है, अर्थात कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल को कब मंजूरी दी गई थी? तो 8 सितंबर 2016 को। इस चीज अब हम बात करते हैं कि जीएसटी का जो सुझाव था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, जीएसटी का जो सुझाव दिया गया था सन 2002 में सबसे पहले आपको विजय केलकर समिति के द्वारा। ठीक है। तो जिस समय विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो आपको एनडीए सरकार थी। कौन सी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम जीएसटी बिल को क्या हुआ था कि असीम दास जो गुप्ता समिति है उसके द्वारा क्या किया गया था? आपको तैयार किया गया था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सर्वप्रथम जीएसटी को किसने तैयार किया था, तो असीम दास गुप्ता के द्वारा इसे क्या किया गया था? तैयार किया गया था। फिर प्रश्न आएगा कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आपको असम था, और दूसरा राज्य जो था वो कौन था? बिहार था। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है दुनिया का? 161वां देश है। ठीक है। अब आइए कि हम थोड़ा सा इस चीज को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जीएसटी है क्या? तो आपको अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और इसमें लगभग 17 प्रकार के करों को क्या कर दिया गया? समाहित करके एक ही कर बनाया गया था जिसका नाम था जीएसटी। और यह मूल्यवर्धित कर का भी उदाहरण है। और यह भारत में कब लागू हुआ था? तो आपको 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी की दरें कौन सी है? तो 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी याद रखना है, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी, जीएसटी। ठीक है। अब है कि जीएसटी काउंसिल का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को। ठीक है। और इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में है, जबकि आईजीएसटी का कितना में है? 269 के ए में है। इसमें सदस्य जो होते हैं 33। किसमें? तो जीएसटी काउंसिल में। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। इसमें केंद्र के वोट का हिस्सा जो होता है 1/3 होता है, जबकि राज्य के वोट का हिस्सा 2/3 होता है। अब आइए थोड़ा सा जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न उसको रिकॉल करते हैं। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में आपको क्या किया गया था? लागू किया गया था। और हमारा जीएसटी जो है कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी बिल को 122वां संविधान संशोधन द्वारा 2014 में संसद में पेश किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है। अब है कि जीएसटी बिल जो है लोकसभा में कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति का अंतिम अनुमोदन जो मिला था 8 सितंबर 2016 को। इसके बाद जीएसटी जो बिल था वह एक विधेयक बन गया, कानून बन गया। जीएसटी लागू करने का सुझाव 2002 में आपको विजय केलकर समिति ने दिया था। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम जीएसटी का जो प्रारूप तैयार किया था, कौन तैयार किया था? असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है, दूसरा राज्य जो है बिहार है, जबकि जीएसटी लागू करने वाला हमारा भारत जो है दुनिया का 161वां देश है। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी।